अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए की हिस्ट्री को। दोस्तों, यूएसए के नेटिव लोग असल में हैं कौन? ये उन अमेरिकन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि आज के सिटीजन्स नहीं बल्कि हज़ारों साल या सैकड़ों साल पुराने यहाँ के पहले से मौजूदा रिहायशी लोग थे, जिन्हें आज इंडिजिनस ट्राइब्स या इंडिजिनस अमेरिकन का नाम भी दिया जाता है। इसके मतलब कोई हार्ड फैक्ट तो मौजूद नहीं, लेकिन कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये लोग यूरेशिया से आए थे यहाँ पर, यानी यूरोप और एशिया के ही कुछ लोग थे जो कि अपने कॉन्टिनेंट से नॉर्थ अमेरिकन या साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स की तरफ माइग्रेट किए। इस माइग्रेशन के मुतालिक कहा जाता है कि अलास्का और सर्बिया के दरमियान एक लैंड पीस हुआ करता था, एक लैंड ब्रिज था जिसे बरिंजिया कहा जाता है। आज के दौर में अगर आप बरिंजिया को देखना चाहें तो आपको ये मैप पर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अलास्का और सर्बिया के दरमियान कोई लैंड ब्रिज आज के मैप में मौजूद नहीं है, बल्कि इन दोनों के दरमियान एक वाटरवे है जो 58 किलोमीटर लंबा है। इसको बेरिंग स्ट्रीट कहते हैं और असल में इस बेरिंग स्ट्रीट के नीचे ही ये बरिंजिया का लैंड मौजूद है। दरअसल सैकड़ों साल पहले आइस एजेस का दौर चल रहा था और सारे ओशन, सारे सीज जम चुके थे और इनका जो सी लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था। जब ये वाटर लेवल नीचे आया तो यहाँ पर एक लैंड पीस जो कि आज के दौर में इस सी के अंदर सबमर्ज्ड है वो उभर आता है और ये अलास्का और सर्बिया को कनेक्ट करता है। और यहाँ से कुछ यूरेशिया के लोग हार्श वेदर की वजह से या कोई नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए सर्बिया से अलास्का माइग्रेट करते हैं और यही लोग नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका के अंदर सेटल आउट होते हैं, जिन नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। इन नेटिव्स के आने के बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और मेसो अमेरिका, यानी वो अमेरिका का पार्ट जो सेंट्रल और साउथ को कनेक्ट करता है, यहाँ पर हमें बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस भी देखने को मिलती हैं। जिस तरह मेसो अमेरिका के अंदर एज़टेक एम्पायर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिसिसिपियन कल्चर और साउथ अमेरिका के अंदर द फेमस इनका एम्पायर। इसके अलावा और भी कुछ सिविलाइजेशंस रही हैं थ्रू आउट हिस्ट्री जो कि हमें एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स में मौजूद नज़र आती हैं। बहरहाल इन इंडिजिनस लोगों के बारे में और इन सिविलाइजेशंस की डिटेल में जाए बगैर हम आते हैं 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी में एक मसला सामने आता है कि यूरोप से इंडिया तक ट्रेड को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि यूरोप से इंडिया बाय लैंड तो कनेक्टेड है, लेकिन ये लैंड रूट काफ़ी ज़्यादा लंबा है और एरिडियस है, यानी मुश्किल लैंड है, क्योंकि थ्रू आउट यूरोप टू एशिया, यूरोप टू इंडिया आने के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्पायर्स को क्रॉस करना पड़ता था और इन रस्तों में कई दफ़ा ऐसा होता था कि ट्रेडर्स को लूट लिया जाता था डाकुओं की या ठग्स की तरफ से। इसीलिए ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर एक सी रूट एस्टैब्लिश करते हैं यूरोप से इंडिया तक का। ये सी रूट होता है यूरोप से चलकर अफ्रीकन कोस्ट को क्रॉस करते हुए इंडिया का। ये सी रूट मौजूदा लैंड रूट से सेफ तो था, लेकिन उसी के जितना या उससे ज़्यादा लंबा भी था। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमारी कहानी में एंट्री लेते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस एक एक्सप्लोरर था जिसने ये आइडिया प्रेजेंट किया कि यूरोप से इंडिया तक का ट्रेड आसान करने के लिए क्यों ना अटलांटिक ओशन, जो कि यूरोप के वेस्ट के अंदर आता है, यहाँ से ट्रैवल किया जाए और इंस्टेड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस किया जाए। हम वेस्ट के थ्रू ही ट्रैवल करते हुए अर्थ को राउंडली ऑर्बिट करके इंडिया तक पहुँच सकते हैं। जिसके बाद कोलंबस अपना ये आइडिया स्पेनिश मोनार्क्स फर्डिनेंड और इजाबेला को प्रेजेंट करते हैं। सरप्राइजिंगली ये दोनों ही कोलंबस को इस आइडिया पर सपोर्ट करते हैं और इसको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं इस रूट को डिस्कवर करने के लिए। इस एग्रीमेंट को रीच करने के लिए जो मोटिव्स प्रेजेंट किए गए वो ये थे कि इस रूट को जो भी डिस्कवर किया जाएगा वो स्पेनिश मोनार्की के अंडर किया जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ से मिलने वाले तमाम रिचेज़, गोल्ड्स, ट्रेजर, ये सब 90% स्पेनिश मोनार्की को दिए जाएंगे, 10% इनका हिस्सा कोलंबस खुद रख सकता है। प्लस कोलंबस को ये भी प्रॉमिस किया जाता है कि उसको किसी किस्म का गवर्नर भी बनाया जाएगा स्पेनिश मोनार्की के अंडर। और फाइनली, क्योंकि इस टाइम के दौरान रिलीजियस एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा अरूज पे थी यूरोप के अंदर, तो स्पेनिश मोनार्की को ये भी इंटरेस्ट था कि वो अपने कैथोलिसिज्म नए डिस्कवर किए गए रूट्स, नए डिस्कवर किए गए इलाकों में फैलाया जा सके। 3 अगस्त 1492 कोलंबस अपनी 3 शिप्स नीना, पिंटा और सेंटा मरिया, इनको समुंदर में डालता है और अटलांटिक ओशन की तरफ वेस्ट में ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। एक लंबी थका देने वाली सी जर्नी के बाद कोलंबस की शिप्स आकर रुकती हैं एक आइलैंड पे। ये एक्चुअली इंडिया से रिलेटेड आइलैंड नहीं था, बल्कि ये कैरिबियंस और यूएस के वर्जिन आइलैंड्स थे।
और इसी चीज़ को आज हम समझते हैं ऑफिशियली फर्स्ट इनकाउंटर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड विद द न्यू वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड तमाम वो कॉन्टिनेंट्स, वो इलाके जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज थे, जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, और ये न्यू वर्ल्ड जो कि अब डिस्कवर किया गया अमेरिका था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक फैक्ट की बात ये बताता चलूँ कि क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके थे और कई लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शंस में अमेरिका को इंक्लूड किया है। जैसे कई चाइनीज़ पोइट्रीज़ के अंदर हमें एक अमेरिकन लैंड के मुतल्लिक कुछ हवाले दिए गए हैं पोइट्स की तरफ से, एंशिएंट पोइट्स की तरफ से, और कुछ मुस्लिम अरेबियन स्कॉलर्स ने भी अमेरिका से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपनी बुक्स और लिटरेचर के अंदर प्रोवाइड की है। लेकिन कोलंबस की ही इस डिस्कवरी को क्यों सबसे ज़्यादा रिगार्ड किया जाता है, इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ से वेरी फर्स्ट टाइम यूरोप और अमेरिका के दरमियान कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होती है। कोलंबस जब इन आइलैंड्स पर उतरता है और यहाँ के लोगों से मिलता है तो वो इनको नाम देता है रेड इंडियंस का, क्योंकि उसके मुताबिक ये इंडिया ही था और यहाँ के लोग इंडियंस ही होंगे। लेकिन दरअसल उसे ये मालूम नहीं था कि वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर मौजूद है। एवेंचुअली कोलंबस इस बात को समझ जाता है और ये खबर पूरे यूरोप में फैल जाती है कि एक नए लैंड पीस, एक नए कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया गया है स्पेनिश की तरफ से।